बीएम में जो अपने रास्ते पे चलना चाहिए था ना, उस रास्ते से भटक गई। बीएमए का मतलब ही है भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडस्ट्रीज़ में उसका प्रतिनिधित्व मैन्युफैक्चरर ही करना चाहिए, ना कि किसी और को। मतलब जैसे जसबीर सिंह चौधरी थे, उनका कोई उद्योग नहीं था। इस टाइप का उद्योगपति जो उद्योगपति है नहीं, तो आप समझिए फिर एसोसिएशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो झूठ में या धोखा देने में ये लोग कम नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर यहाँ अभी बीएमए से हट चुका है, जुड़ा नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा पूरे उद्योगपतियों से, किसी के बहकावे में, किसी के धोखे में नहीं आए, और वो अपना उद्योग बचाने के लिए, अपने व्यवस्थागत और नीतिगत अधिकारों के लिए वो मेरा हाथ मजबूत करें। और मैं फिर उनको 2 साल में बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अगली बार अगर मेरे से कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस वोट मांगने नहीं आऊँगा। मैं पिछली बार हारा, उसके कुछ एक कारण थे। पहली बात तो हमें शुरू में धोखे में रखा गया कि भाई मुकेश जैन इलेक्शन लड़ेगा। इस बार दोनों पार्टियों ने अच्छी वोट बनाई। मैं इलेक्शन में दोबारा पीछे भी हारा था, अभी फिर आ गया, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है और मैं उसको बदल सकता हूँ। फिर ऐसा क्या आज इनको कहने की ज़रूरत पड़ गई बृजमोहन मित्तल को कि हमारे कुछ समझौते थे जो टूट गए इसलिए हम अलग लड़ रहे। अरे भाई, ऐसा क्या अंदर खाने तुम्हारा समझौता हुआ था जो आप आज नीतिगत फैसलों पे ही अलग हो गए? पिछली बार एक हो गए थे और पिछले 6 साल से उसी कंपनी में, उसी एसोसिएशन में वो 4 साल से वाइस सेक्रेटरी रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट रहा है, तुम संरक्षक रहे हो, प्रेसिडेंट रहे हो, और आज की डेट में तुम कह रहे हो कि हमारे कुछ वो थे, मतभेद रहे हैं और हमारे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें अलग इलेक्शन। तो ये जवाब तो देना चाहिए भी हम क्यों अलग हुए ऐसी। और आ रहा धोखा देने का सवाल, तो उसके ऊपर भी मैं ये कहता हूँ सबसे पहला धोखा बृजमोहन मित्तल जी ने ही दिया। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी बीएमए के चुनाव इस समय लगभग अपनी सरगर्मियों की तरफ हैं और लगातार जो भी प्रत्याशी हैं मैदान में वो अपने अपने पक्ष में वोट बटोरने के, अपने अपने उद्योगपतियों को अपने पक्ष में करने की कवायद में लगे हुए हैं। इसी संबंध में आज हम भी एक ऐसे प्रत्याशी के पास पहुंचे हैं जो अभी तक आपने चर्चाओं में और लाइमलाइट में नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। वो बहुत साइलेंट तौर पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिद और हमने कहा कि हम ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे। तो एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं DVS राघव जी की तरफ। राघव साहब, सबसे पहले तो आपका A1 इंडिया पे बहुत स्वागत है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप पिछले चुनाव में भी मैदान में थे, अब की बार भी आप मैदान में हैं। पिछले दफ़ा का रिजल्ट आपके सामने है, अब की बार ऐसा क्या दिखा आपको कि मैं एक बार फिर से चुनाव लड़ूं, और ऐसा क्या विशेष दिखाई दिया कि अगर आप चुनाव जीतेंगे, चुनाव फतेह करेंगे तो कुछ दुनिया आप पलट सकते हैं, बदल सकते हैं? क्या जुनून है आपका, बताएं। देखिए, पहले तो A1 इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे तक पहुँचे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पिछली बार भी मैंने आपको इंटरव्यू दिया था और मेरे मुद्दे पिछली बार भी जैसे थे उनमें कुछ इंक्रीज़ हुए हैं, डिक्रीज़ नहीं हुए। मैं पिछली बार हारा, उसके कुछ एक कारण थे। पहली बात तो हमें शुरू में धोखे में रखा गया कि भाई मुकेश जैन इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके ये सब उधर डाइवर्ट हो गए। इसकी वजह से मेरी हार हुई। कारण कि जो बृजमोहन मित्तल के नाम से जो वोट मिलनी थी वो वोटें सारी डाइवर्ट हो गई जसबीर सिंह चौधरी को, और चौधरी साहब ने अपनी पहले 150 ऑलरेडी वोट बनाई हुई थी। तो मैं उसमें हार नहीं समझता। मेरी 168 वोट थी, 300 कुछ वोटें उनकी थी, जिसमें 150 उन्होंने पहले बनाई हुई थी और बाकी वोट बृजमोहन मित्तल ने डाइवर्ट कर दी, इसलिए उनकी जीत हुई। तो मैं अपने आप को पहली बात तो हारा हुआ ही नहीं समझता। यहाँ पे एक सवाल बीच में मैं ऐड करूँगा। आपने कहा कि 150 वोट उन्होंने बनाए हुए थे, तो इस तरह से अगर वोट बनाकर जीत सकते हैं तो कुछ वोट तो अब की बार भी बनाए होंगे, फिर कैसे? हाँ, इस बार भी बनाई है। इस बार दोनों पार्टियों ने अच्छी वोट बनाई है, क्योंकि पहले तो ज़्यादा इतनी वोट नहीं होती थी। इस बार
1431 वोट है। ये वोट बनते किस तरीके से, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप। हाँ, बनती इसलिए है वोट कि जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर यहाँ अभी बीएम में से हट चुका है, जुड़ा नहीं, तो उसको जोड़ने की बड़ी कोशिश की गई, क्योंकि बीएम में जो अपने रास्ते पे चलना चाहिए था ना, उस रास्ते से भटक गई। वो कैसे? वो भटक इसलिए गई क्योंकि बीएमए का मतलब ही है भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडस्ट्रीज़ में उसका प्रतिनिधित्व मैन्युफैक्चरर ही करना चाहिए, ना कि किसी और को। किसी और से मतलब और को से मतलब जैसे जसबीर सिंह चौधरी थे, उनका कोई उद्योग नहीं था, वो अपना अलग एक कंक्रीट का, कंस्ट्रक्शन का वो बिजनेस करते थे, जो इसमें एनरोल नहीं थे बीएमए में। और जो थी एक दो कंपनियां, दो चार कंपनियां, वो रिजेक्ट कर दी गई। अब इन्होंने अपने आप को, एक टी कॉप नाम की कंपनी थी जिसमें इनमें, उसमें डायरेक्टर इन्होंने दिखाया अपने आप को और उसमें लड़ी। हमने ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन इलेक्शन, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन वो हमारे ऑब्जेक्शन रजिस्टर्ड नहीं किए गए और माने नहीं गए। अब इस टाइप का उद्योगपति, जो उद्योगपति है नहीं, मैन्युफैक्चरर नहीं, उद्योगपति हैं वो, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उनके उद्योग और बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर नहीं है तो उसको प्रधान पद पे नहीं रहना चाहिए। खाली एसोसिएट तक तो हो सकते हैं शायद, नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी नहीं, एसोसिएट मेंबर हो सकते हैं, बट एसोसिएट मेंबर को ना तो वोटिंग राइट है और ना वो इलेक्शन में लड़ सकता। तो वो एसोसिएट वोटर है तो कोई, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर दूसरा बात ये थी कि मैन्युफैक्चरर नहीं था, दूसरा मुकेश जैन को लड़ना था, तो हमने उसको समर्थन किया हुआ था, लेकिन उसने एट द मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, भी नहीं लड़ेंगे, चौधरी जसबीर सिंह के साथ हो गए, तो मेरा हार सुनिश्चित कर दी इन्होंने। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें उस टाइम नहीं मिला, हमें 15-20 दिन का टाइम मुश्किल से मिला। जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो उसमें 15 दिन का टाइम होता है। जैसे इस बार भी 28 तारीख को नाम लिए जाएंगे, 15 को इलेक्शन हो जाएंगे, उससे 2-4 दिन पहले वो होता है। तो इस तरह से हमें समय नहीं मिला, और हम समय नहीं मिलने की वजह से हम हर उद्योगपति तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। अब की बार कुछ आप उद्योगपतियों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए, या उन लोगों को कुछ समझ में आया? आपका जो एक मोटो, आपका जो एक मुद्दा है, आप जिस पटरी पर बीएमए को लेकर के जाना चाहते हैं और जिस आधार पर आप चुनावी मैदान में, तो क्या आपको लगता है जब आप लोगों से संपर्क करते हैं तो क्या आपकी बात उनकी समझ में आई है अब तक? हाँ, मैं लगभग 700-800 आदमियों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर चुका हूँ इन 3 महीनों में। अब इन 3 महीनों में मैं उनको अपनी बात समझाने में सफल रहा हूँ कि क्यों मुझे लड़ना है और उद्योगों को किस तरह से चलना है और एसोसिएशन हमारे किस काम आ सकती है। अब आप देख ही रहे हो, आप प्रत्येक व्यक्ति यही कह रहा है कि जो गलती हमने पूर्व में की उसको हम इस बार नहीं दोहराएंगे, क्योंकि सब जानते हैं सड़कों का क्या हाल है, पानी की क्या पोजीशन है, बिजली की क्या पोजीशन है, मिल नहीं रही, दिन में 10-10 बार ब्रेक डाउन होता है। एक उद्योगपति को अगर बेसिक चीज़ नहीं मिली तो आप समझिए फिर एसोसिएशन का कोई फ़ायदा नहीं है। एसोसिएशन का तभी फ़ायदा है कि संघ उस चीज़ को के मतलब राज्य सरकार ही तक नहीं, केंद्र तक भी लेके जाए। अब ये पानी की समस्या ही को लीजिए, ये केंद्र सरकार मिलकर इसको आराम से सुलझा सकती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर्यावरण मंत्री यहाँ रोज़ यहीं रहता है, यहाँ का एमपी है, सेंटर में कैबिनेट मंत्री, अगर वो चाहे तो 2 मिनट में ठीक हो सकता है, लेकिन उस तक कोई व्यक्ति या हमारी जितनी भी संघ बने हुए हैं ये उस तक पहुंचाएं तो सही, वो नहीं सुनता है तो ऊपर पहुंचाया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि आज तक भी एक उद्योगपति की जो समस्या है या मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें शहर में, वो नेताओं को उस मजबूती से पहुंचाई ही नहीं गई। अच्छा, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। जी। आज भिवाड़ी इतना बड़ा उद्योग हो गया कि लगभग 4-5 हज़ार इंडस्ट्रीज़ यहाँ काम कर रही हैं। आप ये समझते हैं कि मूलभूत सबसे बड़ी समस्या है पानी। चाहे वो पानी इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, चाहे पीने के लिए चाहिए, यहाँ पे उद्योगों में पीने का पानी भी नहीं है। हम 20 रुपए का जार लेके पी सकते हैं, लेकिन एक गरीब, जो गरीब है
जो लेबर काम कर रही है। लेबर काम कर रही है, वो अगर 20 रुपए का जग लेके पानी पिएगा तो वो नहाने के बारे में सोचेगा मैं नहाऊं या नहीं नहाऊं। आप देखिए यहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। तो गाँव से भी ज़्यादा दयनीय स्थिति उद्योगों में हो गई। इतनी दयनीय स्थिति है गाँव से ज़्यादा। गाँव तो बेचारे वैसे ही मर गए, क्योंकि उनको तो केमिकलाइज पानी मिल रहा है, बोरिंग के नीचे पानी है ही नहीं। और यहाँ रीको या सरकारें कोई ये नहीं सोच रही इतने बड़े उद्योग में पानी पीने की तो कम से व्यवस्था हो। आप उद्योगों को नहीं दे पा रहे। चलो हम मान लिया कि CTP से ट्रीट होकर पानी वापस उद्योगों को मिल रहा है या मिल जाएगा, ये संभावना है, लेकिन पीने के लिए वो कहाँ जाएगा? तो आप बताइए, मूलभूत व्यवस्था तो पानी है और वो पानी भी नहीं मिल रहा है गरीब। अगर आपको समर्थन मिलता है, आपको नेतृत्व मिलता है, तो क्या आपने एजेंडा तैयार किया है? क्या मुद्दे आपने ऐसे तराश के बाहर निकाले हैं कि जिनको लेकर के आप भिवाड़ी की जो सूरत है एज ए BMA प्रेसिडेंट के रूप में आप बदल सकें? मैं देखिए, मेरा जो पत्र होगा, आप उसको क्या कह सकते हैं, संकल्प पत्र कह सकते हैं, घोषणा पत्र भी कहा जाता है। घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। लेकिन मैं उसे संकल्प पत्र ऐसे नहीं कि मैं बीजे की वजह से, मैं संकल्प पत्र इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये संकल्प कर रहा हूँ कि भिवाड़ी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे जल एक सबसे बड़ी है, पानी की, बिजली की और सड़क की, ये तीन व्यवस्था। इसमें पानी निकासी का मुद्दा भी होगा क्या? बिल्कुल, निकासी का है, पीने का तो है ही है, निकासी का मुद्दा है। निकासी का मुद्दा आज की डेट में दोनों सरकारें बीजेपी की हैं और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, ट्रिपल इंजन हो गया। हम यहाँ से जो रेवेन्यू देते हैं उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। हम ये कहते हैं कि जब ये पानी निकासी के लिए आप यहाँ पे ग्रेविटी डक्ट लगाइए। क्यों नहीं बनती है ग्रेविटी डक्ट? बरसात का पानी है या ट्रीटमेंट कहीं भी बीजेपी की सरकार से मिलकर, हरियाणा की सरकार से, राजस्थान की सरकार ये व्यवस्था कर सकती है कि इस पानी को एक जगह ले जाया जाए और डैम के पास में ले जाया जा सकता है। आप ये साबी नदी को नदी समझ रहे हैं, वो छोड़िए, लेकिन जहाँ झाल गिरती है वो जंगलात का है और वहाँ पे सरकार के पास है, हरियाणा सरकार वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रही है। तो हम क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ से ग्रेविटी डक्ट बना के वहाँ तक पानी ले जाया जाए अंडरग्राउंड, और बड़ा पानी ले जाया जाए, मतलब कम से कम 1 मीटर 1.5 मीटर की एक टनल ली जाए, पहाड़ों में जा सकती है, तो ये वहाँ तक धारुएड़ की या उसके क्या कहते हैं डैम तक क्यों नहीं जा सकती? तो कह सकते हैं कि एज ए BMA प्रेसिडेंट अगर दबाव बनाने की क्षमता आप में हो तो इन सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। सब समस्याओं का समाधान है, लेकिन संघ जो है, इस संघ सारे मिलकर, अगर मान लो मैं अकेला भी पढ़ता हूँ तो मैं दूसरे संघ जो बने हुए हैं, BCCI है, BIA है, KAI है, इनको भी साथ सहयोग लिया जा सकता है। हम सभी वहाँ जाएं, सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, और वो इस समस्या का समाधान आराम से निकल जाएगा। क्योंकि पर्यावरण मंत्री तो यहीं का MP है, यहीं घूमता है, सारे दिन यहीं होता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था समाज में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अगर ठीक ढंग से, ठीक प्लेटफॉर्म पे उठाई जाए वो ठीक ना हो। बिल्कुल। अब BMA के चुनाव की हम बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि वोटिंग को लेकर के अब की बार जो वोटर बढ़े हैं, एक वोट चोरी का मुद्दा इस समय देश में भी बहुत ऊंचे स्तर पर है, तो क्या यहाँ पर भी वोट चोरी जैसी कहीं माहौल दिखाई देता है? नहीं, यहाँ पे ऐसा है व्यवस्था, जैसे मैंने बताया कि 150 वोटें पहले बनाई गई थी, हम नहीं जानते वो कैसे बनी, लेकिन इस बार मैं डोर टू डोर जो मैंने कैंपेन किया, मुझे पता लगा है कि वहाँ पे वोटें किस तरह से बनाई गई। आप उसको वोट चोरी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मैं उसका कोई नाम नहीं दूंगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी कर रही है, दोनों ही पार्टियों ने किया है कि उन्होंने ऐसे ही वोटें बनाई हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, प्लॉट है उस पर बना दी गई है, उसमें ऐसी संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन वोटर तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर हो सकता है उसमें, प्रावधान के अनुसार। आप देखिए ना, जो विधान है उसके साथ मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। हमारे विधान में ये भी लिखा हुआ है कि 1 साल से वो मैन्युफैक्चरिंग करता हो, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन इस बार जो मांगा गया ना, मुद्दा दूसरा बना दिया गया। उसमें बना दिया गया कि वो 1, 2, 3 चीज़ें मांगी
वो 3 चीज़ें आपको वैसी मिल जाएगी, आप भी ले सकते हो। एक तो जैसे? आपको उद्योग आधार मिल जाएगा, आप रजिस्टर्ड करा लीजिए, आप कोई भी प्लॉट लीजिए उस पर, वो ज़रूरी है। जब आपने प्लॉट लिया तो ज़रूरी है। बिजली का कनेक्शन है, जब आप पीएमटी कराएंगे उसकी, तो बिजली का कनेक्शन 5 HP का एक कनेक्शन ले लीजिए। एक कोई भी चीज़ दिखा के भैया मैं फैब्रिकेशन करूँगा, मैं ये करूँगा, वो मिल जाएगा। और GST भी मिलेगा। ये प्रावधानों में बदलाव कब हुआ? बदलाव अब ये तो 6 साल में कब हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये 3 चीज़ें मांगी गई, जिसने 3 ये चीज़ पैदा कर दी, वो दे दी, वो अपने वो बन गया। खाली प्लॉटों तक पे बने हुए हैं। तो क्या फिर तो ट्रेडर और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, क्या ये भी लोग मेंबर हुए हैं क्या? हाँ, ट्रेडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन से काम है। अब देखिए GST उसके पास में भी है, उद्योग आधार उसके पास में भी है, उसने कहीं जगह ली हुई है, किरायानामा भी है, या उसकी अपना भी है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि उद्योगपतियों से हटकर ये संस्था ठेकेदारों की होने जा रही है? ये एक तरह से जो भिवाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरर, उनके साथ में धोखा है। धोखा है। आप इसको राघव जी ने बड़ा एक अपडेट दिया है कि जिस तरीके से वोट अब की बार बनाए जा रहे, जैसा उन्होंने बताया है, क्योंकि वो BMA के बारे में बहुत लंबी जानकारी रखते हैं और बहुत मजबूती से अपनी बातों को उठाते हैं। कई बार हमने इनको मीटिंग में बहस करते हुए भी देखा, और बहस उनका अपना एक निजी अधिकार है, अधिकार के साथ में वो अपने उद्योगों की मांग को उठा सकते हैं। राघव साहब, एक बार फिर से आप ये बताएं कि जिस तरीके से एक ही चिंता का विषय है, उद्योगों के लिए संगठन बना, और जिस तरीके से आपने कुछ चीज़ें सामने रखी, जो जानकारी दी आपने, वो तो गंभीर विषय है। तो लगता है कि आने वाले टाइम में BMA के अस्तित्व पर सवाल है। देखिए, ऐसा है जैसे मैंने संघर्ष 17-19 में किया। आप देखिए NGT के आदेश भी आए, क्लोज़र के नोटिस हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी मुझे जाना पड़ा। सड़कों के निर्माण में भी काफ़ी हमने एक्सरसाइज की। ये 140 करोड़ रुपए भी उसी समय आया, लेकिन वो हमारे समय में लगाया नहीं गया, क्योंकि कंट्रोवर्सी रही कांग्रेस सरकार और BJP की। उसके बाद में लगा, जो ठीक से नहीं लग पाया। मैं ये समझता हूँ कि उसको न किसी ने सुपरवाइज़ किया और न किसी ने देखा। सब लोग मूक दर्शक बन के ऐसे रहे। तो आज तुम देखते हो जगह जगह पानी सीपेज हो रहा है, निकल रहा है। अब क्या है कि आप कह रहे हो कि मैं अगर चुनाव जीता तो मैं जिस तरह से संकल्प पहले लेके आया था 17-19 में, व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए मैं आया। आपने देखा भी होगा, मैंने सरकार हो या गैर सरकारी संस्था हो, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे पूरा जोर लगा के सारी चीज़ों को उठाया। उद्योगपतियों के हित के लिए मैं कहाँ तक नहीं गया, मैं इतना तक गया कि कितने लोगों के कनेक्शन नहीं होने चाहिए, जिनका पानी नहीं निकलता, जिनका पानी नहीं निकलता वो स्काडा मीटर नहीं लगाना चाहिए। 3 लाख रुपए का खर्चा व्यवस्था में क्यों डाले वो अपने में। ये सारी चीज़ें थी। मैं उन्हीं सब मुद्दों के साथ दोबारा से हूँ, और मैं ये है कि अगर मुझे समर्थन मिला तो आप मुझे ऐसे मत समझिए, मैं तो हर चीज़ का एक एक चीज़ का हिसाब होगा, और एक एक चीज़ के ऊपर एक एक व्यवस्थित करने की कोशिश करूँगा उसको, कि सरकार को हम क्या कह सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैंने बताया ना कि मुझे अगर आपका भी सहयोग लेना पड़े तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसमें ये नहीं समझता BMA बड़ी है, हालांकि संस्था बड़ी है, क्योंकि आज भी BMA का जो अपना मान और सम्मान है और जो व्यवस्थागत उसकी पहुँच है, वो किसी संस्था की नहीं है। आज भी भिवाड़ी में जब जाता है आदमी, भिवाड़ी से जयपुर में या कहीं भी, तो वो पहले BMA का नाम लिया जाता है। उसके बाद फिर वो अपना इंट्रोडक्शन कार्ड देते हैं कि भाई अब हम अलग बना के हमने ये बना लिए। अदरवाइज़ पहले BMA, और BMA का पूरा हस्तक्षेप रहता है सरकार में। हमारी बात मानी जाती है तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, सभी का सहयोग लिया जाए, वो जो पुराने हैं उनका भी, जो नए हैं उनका भी, और जो अभी जाएंगे उनका भी। मुझे इसमें ऐसा कोई नहीं है कि भाई जो मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी है नहीं। मैं इलेक्शन में दोबारा पीछे भी हारा था, अभी फिर आ गया, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है और मैं उसको बदल सकता हूँ। एक बार फिर से राघव साहब से हमारा एक सिर्फ आखिरी सवाल रहेगा कि आप उन उद्योगपतियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे या क्या आश्वासन देना चाहेंगे जिनके सहयोग की, जिनके वोट की, जिनके सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, और कहीं आपको लग रहा है कि शायद वो बात अभी आपकी नहीं समझ पाए, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं अपने सभी उद्योगपति भाइयों से यही विनती करूंगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो व्यवस्था में कमियां हैं, हमें जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं वो व्यवस्थागत पूरी होनी चाहिए, सरकार उन्हें पूरी करे। बिजली की आपूर्ति के लिए हमारे यहाँ ये नियम है कि भिवाड़ी में 24 आवर्स बाई 7 डेज अनइंटरप्टेड बिजली मिलनी चाहिए। इसकी लिखा हुआ है, भिवाड़ी को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कि कोई आदमी पहुंच ही नहीं पा वहाँ तक। अब कोई भी आदमी वहाँ जाता है, मान लो सीएमडी से बात करता है, वो कहते हैं जी बिजली में ब्रेक डाउन बहुत आते, वो कहता लाओ भाई चार्ट दिखाओ। अब चले जाते हैं ऐसे उठ के, हाँ जी बिजली नहीं आ रही, भैया रिकॉर्ड चाहिए। क्योंकि आपकी जहाँ अभी डिस्ट्रप्शन होगा ना बिजली का, अभी पावर गई, इसका रिकॉर्ड वहाँ बिजली घर में भी है। वो इमीडिएटली जब आप डिटेल दोगे तो वो मंगा लेते हैं, अपने आप एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पहली बात तो बिजली की है। मेरा जो अपना मान्यता है वो ये है कि इतने बड़े क्षेत्र में 4 AEN होने चाहिए। एक भिवाड़ी शहर के लिए, एक भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, एक चौपान की इसके लिए करौली के चौपान की और साड़ौद वगैरह के लिए, और एक खुसखेड़ा करौली के लिए। 4 ही AEN ऑफिस होने चाहिए। अब एक आदमी खुसखेड़ा में ब्रेकडाउन है, उसको कंप्लेंट करने में आने पड़ता है भिवाड़ी में। क्यों? जब इंडस्ट्री वहाँ है, हम रिवेन्यू दे रहे हैं, तो AEN क्यों नहीं होना चाहिए वहाँ? सरकार के पास व्यवस्था है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ कहे कौन? वहाँ पे एक AEN ऑफिस होना चाहिए। वो रिपोर्ट करे एक्सीएन को, एक्सीएन SC यहाँ बैठा हुआ है, SC बैठा हुआ है, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पहले हम जब हम भी कंप्लेंट करते थे तो SC वहाँ बैठता था अलवर, लेकिन हमारे टाइम में यहाँ हमने मैक्सिमम टाइम ये चाहे मेरे टाइम में ही ये 11 यहाँ पे सब स्टेशन बने। आप देखिए, हमने ज़मीन अलॉट कराई, वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए। कुछ तो बन गए, कुछ में बनवाए गए सामने। अब 2 साल का टेनर इतना लंबा चौड़ा नहीं होता कि आप उसमें, अब खुसखेड़ा में चौपान की में अभी तक नहीं बना। अभी भी रोज़ाना उस व्यवस्थाओं से बात करते हैं, हाँ जी अभी बन जाएगा, अभी बन जाए। कारण क्या है कि हम कहीं पे भी दबाव की राजनीति नहीं कर रहे, और हम राजनीति नहीं कर रहे। हमें तो अपना हक चाहिए भाई, हमारा राइट है, आप हमें बिजली दो 24 घंटे। हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं। बिजली देंगे तो काम करेंगे, बिजली दोगे तो आपका फ़ायदा है। बिजली का बिल हम भर रहे हैं, टाइम से भर रहे हैं, फिर रेवेन्यू आपको जनरेट हो रही है। राजस्थान का सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला स्थान है ये भिवाड़ी, और हम ही उसकी भीख मांगते हैं। पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। आपने देखा मेरे सामने ही सड़क है, इस पर एक बार मलबा डाल दिया और उसके बाद ख़त्म हो गया। हम भी थोड़ा शांति यूँ कर लेते, चलो बरसात, लेकिन सारे दिन तो बरसात नहीं होती। नहीं हो सकती। मैं लंदन में रहा हूँ, 24 घंटे बारिश होती है, सड़कें यही हैं। वहाँ क्यों नहीं टूटती, क्यों नहीं उखड़ती? आप देखिए, मैं वहाँ रहा हूँ, यही ब्लैक कारपेटिंग है। कहते हैं ना कि कोयला, मतलब जो ने इसकी क्या कहते हैं, अपने तारकोल कार पानी की दुश्मनी, तो तारकोल से ही वहाँ बन रही है। वो तो मैंने उखड़ती हुई नहीं देखी, और बनती भी है तो रात में बनती है। ट्रैफिक बंद, रोड को ब्लॉक कर देते हैं, रात में तैयार हो जाती है। यहाँ कोई है ही नहीं। यहाँ तो पैच वर्क, सबसे बड़ी बात, अगर आपकी सड़क उखड़ गई तो रीको के अंदर पैच वर्क करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है कि भाई कहीं उखड़ गई है, चलो वहाँ जाके तारकोल डाल के उसको पैच कर दिया जाए। पैच वर्क कराने में पसीने आ जाते हैं। पैच वर्क नहीं होता, इसलिए सारी उखड़ जाती है। वो प्रदूषण में मदद करती है। डस्ट उड़ेगी, सारा काम होगा। हम लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉपर प्रॉब्लम होती है। तो आप देखिए, एक व्यवस्था इतनी तो कर ही सकती है रीको कि भी पैच वर्क के लिए एक अपना सिस्टम रखे और पैच वर्क करती रहे। नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये थे राघव जी, जो BMA चुनाव का जो मसला है वो ट्रायंगल हो गया है। मुकेश जैन जी मैदान में हैं, जसबीर चौधरी जी मैदान में हैं। राघव जी की बातों में बहुत दम है कि अगर जैसा प्रेशर पॉलिटिक्स में चलता है, अगर ऐसा एसोसिएशन संगठनों की तरफ से अगर सरकार पर प्रेशर रहे तो वाकई में आप काम करा सकते हैं। बहुत सारे जो इस समय एक
बीएमए का जो कार्यकाल चल रहा है उस पर उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं, उनकी कमियां भी बताई है। हक है उनका, वो अपनी बात रख सकते हैं। और जो जिस तरीके उन्होंने बात रखी है, प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जसवीर जी, उनसे जवाब मांगने का भी कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये इनसे बात करेंगे। राघव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं आपको बताता हूँ, दोनों ही प्रत्याशी जो है, ऐसा नहीं है कि नए नहीं है, पुराने हैं। जसबीर सिंह 6 साल से कंटिन्यूस है बीएमए में। आपने व्यवस्था देख ली होगी, सड़कों की क्या हाल है, पानी की क्या पोजीशन है। कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, हमने ये किया वो किया, वो बात नहीं होती है। धरातल पर क्या है वो सब देख रहे हैं। और मुकेश जैन जो कंटिन्यूसली वाइस प्रेसिडेंट चला रहा है, वो आज कहता है कि भाई जो अब व्यवस्थागत जो आदमी हैं उन्होंने ये काम नहीं कराया, मैं अगर आया तो मैं ये काम करूँगा। मैं ये एक बार को कह सकता हूँ, 6 साल से मैं पिक्चर में नहीं हूँ, दूर हूँ। इवन तो मैं रिको को जब फ़ोन करता हूँ तो वो काम करते हैं। तो एक वाइस प्रेसिडेंट वहाँ बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं करा सकता? ये सारी जिम्मेवारी प्रेसिडेंट की नहीं है, उसकी टीम की है। तो टीम वर्क में वो कहाँ थे? 10 साल से जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कहाँ था? आज कह रहा है कि नहीं। फिर ऐसा क्या आज इनको कहने की ज़रूरत पड़ गई बृजमोहन मित्तल को कि हमारे कुछ समझौते थे जो टूट गए इसलिए हम अलग लड़ रहे। अरे भाई, ऐसा क्या अंदर खाने तुम्हारा समझौता हुआ था जो आप आज नीतिगत फैसलों पे ही अलग हो गए? पिछली बार एक हो गए थे और पिछले 6 साल से उसी कंपनी में, उसी एसोसिएशन में वो 4 साल से वाइस सेक्रेटरी रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट रहा है, तुम संरक्षक रहे हो, प्रेसिडेंट रहे हो। और आज की डेट में तुम कह रहे हो कि हमारे कुछ वो थे, मतभेद रहे हैं और हमारे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें अलग इलेक्शन। तो ये जवाब तो देना चाहिए भी हम क्यों अलग हुए, ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट था आपस में। और आ रहा धोखा देने का सवाल, तो उसके ऊपर भी मैं ये कहता हूँ, सबसे पहला धोखा बृजमोहन मित्तल जी ने ही दिया एसके गोयल को। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि इस बार मुझे बन जाने दो प्रेसिडेंट, अगली बार से तुम्हें बनाएंगे, लेकिन उसको नहीं बनाया गया, उसको साइड लाइन लगा दिया गया। क्यों? कि एसके गोयल को वहाँ आने से इनके आगे के कैरियर पे क्वेश्चन मार्क लगता था, क्योंकि इसी वजह से वो सीटीपी से बाहर हुए, ओपी अग्रवाल जी और एसके गोयल, इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चन करते थे और जो करते थे वो सही होता था। तो कौन ऐसा आदमी चाहेगा कि जो अपना अराइवल अपने आप ही खड़ा कर दे सामने, इसलिए उसको भी नहीं आने दिए। तो झूठ में या धोखा देने में ये लोग कम नहीं हैं, एक दूसरे को जहाँ मौका मिलता है वहाँ धोखा दे देते। तो मैं तो यही कहूँगा पूरे उद्योगपतियों से, किसी के बहकावे में, किसी के धोखे में नहीं आए और वो अपना उद्योग बचाने के लिए, अपने व्यवस्थागत और नीतिगत अधिकारों के लिए वो मेरा हाथ मजबूत करें। और मैं फिर उनको 2 साल में बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अगली बार अगर मेरे से कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस वोट मांगने नहीं आऊँगा चुनाव में। तो ये राघव जी हैं, इन्होंने बहुत बड़े राज खोले हैं, बहुत बड़े सवाल उठाए हैं, जिनको लेकर के कहा जा सकता है कि इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए कि उद्योगपति जो लगातार साथ एक जो हाथ है वो मजबूत करते हैं, उनको उनके सवालों का जवाब मिलना चाहिए। और अगर वाकई में उद्योगपतियों से मैं ये निवेदन करूं कि वाकई में अगर डीवीएस राघव जी की बातों में दम है, उन सच्चाइयाँ हैं और लगे कि उद्योग बचाना है और वाकई ऐसी कमियां हो रही है। और बार बार एक सवाल रिपीट किया गया कि सवाल उठते थे, तो सवाल कहीं ना कहीं कमियों पर उठते हैं। अगर वास्तव में ही कमियां हैं तो उनको दुरुस्त किए जाने के लिए फैसला आप ले सकते हैं। आप अपने पक्ष में फैसला ले, आप आज़ाद हैं, आपका जो फैसला है वो सर्वोपरि रहेगा। लेकिन डीवीएस राघव जी से आज हमारे कुछ सवाल रहे और सवाल सिर्फ इसलिए थे कि 2 लोग पहले मैदान में हैं और आप पहले चुनाव हार चुके हैं और आप फिर मैदान में आए हैं, तो आखिर किन तैयारियों के साथ में आए हैं। वाकई में कुछ कमियां अगर है, आपको लगे कि उद्योगपतियों के पक्ष में, आपके पक्ष में, आपके अच्छे में, आपके भले में अगर वो माहौल को बदल सकते हैं तो फैसला आपके हाथ में है। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।